भाई लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपसे फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला बैठा था जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। खत्म कहानी। ठीक है। अब जब हमने लास्ट क्लास में इस चीज की बात की थी तो इस फोर्स से कोई वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन कितना होगा? तो हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर और वर्क डन है आर। इस आर को अगर मैं आर से काट दूं तो आती है वैल्यू जी एम एम अपॉन में आर। ठीक है। ये तो वर्क डन था तुम्हारा। बस अब वो कह रहा है वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि जीएमएम बाय आर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या हमने कभी ये टर्म पढ़ी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो वो क्या थी? इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करिए आपसे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था याद करो। इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम, इन्फिनिटी से लाओ कहां तक? फील्ड के अंदर। ये किसकी फील्ड है? किसी चार्ज। अब मैं कह रहा हूं ये 10th में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल, नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब क्या वर्क डन? ये क्या है? ये भी वर्क डन है। इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। आपको एक यूनिट पॉजिटिव मास लाना इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक। आ जाओ, ये रहा वो इन्फिनिटी और ये है फील्ड के अंदर। अब ये फील्ड किसकी है? ये किसी प्लेनेट की हो सकती है जैसे अर्थ। वहां से उठा के यहां तक ले आओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये वर्क डन है क्या? ये वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अभी जो बताया था वो क्या है? जी एम जिस मास को ला रहे हो, एम जिसकी अपनी फील्ड है, अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने आर से दिखा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला बना। ठीक है। दोबारा समझेंगे एक बार इस वर्क डन का फॉर्मूला। ये वो ऑब्जेक्ट है या मास है जिसके पास लाना है। सबसे पहले अपनी फील्ड बनाएगा। क्या है ये? फील्ड। फील्ड कैसी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब लाना किसे है? एक छोटे से मास को लाना है जिसका मास है छोटा है। ठीक है। उसको उठा के यहां लाना है। तो यहाँ पे वर्क डन लगेगा और वो वर्क डन होगा जो पीछे सॉल्व किया था, जी छोटे वाले मास का एम, बड़े वाले मास का एम अपॉन में आर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा वी में क्या होता है? वी वी होता है वर्क डन पर यूनिट मास। क्यों? क्योंकि उसने बोला है इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास। मतलब वो एक ही होना चाहिए मास, इकाई, एक ही मास होना चाहिए। आ जाओ, तो लगा दिया वर्क डन इक्वल्स टू जीएमएम बाय आर।
और यहाँ पर ये आपका v क्या है, वर्क डन बाय मास। वर्क डन क्या है, g m m बाय r डिवाइड बाय छोटा m। अगर ये m गया तो आपका v कितना आया, gm बाय r। ये है आपका पोटेंशियल, v इक्वल टू gm बाय r, खत्म कहानी। v क्या है, पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमारे पास तीन पोटेंशियल है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, ये सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक होता तो किस पे डिपेंड करता, चार्ज पे। अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला बना, v किस पे डिपेंड करता है, मास, जिसकी फील्ड है उसके मास पे। किस पे डिपेंड करता है, r, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन छोटा m और बड़ा m। बस इसके बाद और किस चीज, और क्या है इसके बारे में, ये स्केलर क्वांटिटी है। छोटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा और कुछ बात, देखो मान लो चार मासेस है, एक m, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आपको यहाँ पर इसका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एक तो यहाँ पर मुझे किसी मास की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम v की बात करते हैं तो हमें एक ही मास से काम चल जाता है। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव लेके मानते हैं। तो इससे इसमें मास निकालना है, यहाँ से निकालना है, यहाँ से और यहाँ से, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा कि भैया ये तो हो गया आपका आर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी हो गया। तो v कितना आया, एक का g m बाय r, और चार का कितना आया, बस हमें कुछ नहीं करना क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर होता तो हम वेक्टर सम लगाते, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाते, फलाना ढिकाना लगाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगाना। आ गया भी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक तो बात ये हुई, दूसरी बात, अब बारी आती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसे यू से दिखाया जाता है, ठीक है। क्या है ये पूरा वर्क डन है जब हम किसी चीज को इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लाते हैं। ये रही आपकी अर्थ, आप किसी चीज को इन्फिनिटी से इसकी फील्ड तक ला रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा भाई, अब जब इन्फिनिटी से ला रहे हो तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, हाँ, लेकिन मुझे पता है फाइनल डिस्टेंस क्या है। फाइनल डिस्टेंस मुझे रेडियस तक लाना है। इसे आप बड़ा आर से दिखा लो, छोटे आर से दिखा लो, ये रेडियस है। रेडियस किसका, फील्ड का, रेडियस फील्ड का, तो ये फील्ड का रेडियस है। अच्छा, ये आपकी वो अर्थ या ऑब्जेक्ट है जिसकी फील्ड है, ठीक, दो काम हो गए। और यहां पर हमारे पास एक डिस्टेंस है x। x डिस्टेंस हमने खुद ही में यहाँ पर लेट किया है कि यहाँ पर एक a से लेके b तक dx हिस्सा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मेरे यहाँ पर dx है, तो वर्क डन भी डेल्टा पार्ट में आएगा। इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला g m, जो बाहर से ला रहे हैं, ये वो m जो इसका मास है, अपॉन में x स्क्वायर, डिस्टेंस x है, ठीक है। लगाया तो वर्क डन का तो इंटीग्रेशन हो गया, w आ गया, यहाँ से g बाहर, छोटा m बाहर, बड़ा m बाहर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो dx की रिस्पेक्ट में, बस, ठीक है। अभी लिमिट भी लगाऊंगा, पहले ये पता कर लो कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था, x स्क्वायर गया ऊपर, बन गया पावर -2,
उसकी पावर में एक ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो आ गया पावर -1 डिवाइड बाय -1। आगे सॉल्व होके क्या बना, 1/x माइनस का, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, वर्क डन आ गया gm बाय -x। अब लिमिट लगाओ। बात को ध्यान दो, कहां से लेके कहां जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी से रेंज तक ला रहे हैं, फील्ड तक, ठीक है। अब आपको पता है पहले अपर लिमिट रखी जाती है x की जगह, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। तो पहले लिखा जाएगा 1/r, फिर -1/∞, ठीक है, रख दो। वर्क डन क्या बना, gm -1/r -1/∞, ठीक है। तो वर्क डन क्या बना, -gm/r। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ये वर्क डन होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया gmm/r, ठीक है। अब यहाँ दो मास है, तो मुझे दोनों मास कंसीडर करने पड़ेंगे, v की तरह नहीं है कि सिर्फ एक ही मास देखना है, अब मुझे दो मास देखने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो u का फॉर्मूला आ गया -gmm/r। अब दो चीजें पता चल गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और एक पता चला है पोटेंशियल। आओ देखते हैं क्या है पोटेंशियल, क्या है gm/r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है gm बाय माइनस का gmm/r, ठीक है। मान लो ये एक मास है, ये एक मास है, ठीक है, ये दूसरा मास है, ये तीसरा मास है, ये चौथा मास है। चार मास दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक, खत्म कहानी। पहले का मास है m, दूसरे का m, तीसरे का m, चौथे का m। अगर v निकालना हो सेंटर पे या कहीं पे यहाँ पर निकालना हो तो निकाल लिया आराम से, क्या चारों को जोड़ दिया। लेकिन u कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा भैया u सिस्टम है दो का, तो जब पहला पार्टिकल आएगा ये, तो उस वक्त जो एनर्जी होगी वो होगी 0। फिर हम दूसरा लाएंगे, हाँ इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी, इनके बीच में एक डिस्टेंस होगा, आप L ले लो, D ले लो, जो आपका मन करे, ठीक। तो U2 कितना होगा, G दोनों का M अपॉन में डिस्टेंस, और माइनस का साइन याद रखना, ठीक है। अब तीसरा लाइन, तो तीसरे पे इसका ही फर्क पड़ेगा और इसका, तो जो U3 बनेगा वो बनेगा gmm/L और gmm/√2L। खत्म कहानी। तो U1 आ गया, U2 आ गया, U3 आ गया। अब U4 पे 1 का भी पड़ेगा, 2 का भी पड़ेगा और 3 का भी पड़ेगा, ठीक है। तो U4 क्या आएगा, -gmm/L प्लस -gmm/L प्लस -gmm/√2L। अब जरा ध्यान देना, 1 2 3 4 और दूसरा 1 और 2 एक जैसे लग रहे हैं, जोड़ दो चारों को। नेट U कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, तो वो होगा 4 -gmm/L प्लस 2 -gmm/√2L। इसको जोड़ के आंसर निकाल लोगे, ये आपका U टोटल होगा। और फिर से अगर कोई पूछे कि कहीं पोटेंशियल निकालो, तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ चारों को जोड़ देना एक साथ, ठीक है। अब 2 की बात आएगी तो दोनों को चेक करना पड़ेगा, तो वही करा हमने यहाँ पर। पहले एक ऑब्जेक्ट रखा, उससे कोई U नहीं है, फिर दूसरा रखा,
उससे यू है एक, वो है GMM बाय एल। फिर तीसरा रखा, उससे एक इससे बढ़ेगा और एक इससे बढ़ेगा, यानी कि U3 में दो आएंगे, GMM बाय एल, GMM बाय √2L। ये √2 कैसे आया बता देता हूं मैं आपको। ये L है, ये L है, तो पाइथागोरस लगा। चौथा आया तो इससे, इससे और इससे, यानी कि GMM बाय एल प्लस GMM बाय एल प्लस माई GMM बाय √2L। जो याद रखने वाली चीज है कि सारी की सारी एनर्जियां नेगेटिव है, ये गलती मत कर देना। ठीक, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक समाप्त। अब बारी आती है, अभी तो हम बाहर से किसी चीज को अंदर लाए थे, अगर अंदर से चीज को बाहर फेंक दे तो देखो, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये उसकी फील्ड है, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है, इस फील्ड से पार कराना है, कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट, ठीक है। फिर हमने कहा a से लेके b तक का एक डिस्टेंस ले लेते, फिर वही आपका x डिस्टेंस ले लेते, फिर ये वही रेडियस r है फील्ड का, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। हाँ, निकालना क्या है, फिर वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्यों निकालना, निकालना क्या है, निकालना है किस स्पीड से बाहर निकलेगा, कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए कि इसको हम बाहर फेंकें। मैंने आपसे कहा कि एक पत्थर लो और उसको उछालो, तो तुमने कहा भैया जैसे उछाला वापस हाथ में आ गया, और तेज उछालो, और ऊपर गया फिर वापस आ गया, क्या हम इतना तेज उछाल सकते हैं कि वो वापस ही ना आए? नहीं। उसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, कि हमने पत्थर को इतनी जोर से फेंका कि वापस ही नहीं आया। अगर ये वाली बात हमें पता नहीं होती तो हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे कोई चीज भेज नहीं पाते, जो आप जानते हो आप भेजते, मंगलयान भेजा था, ठीक है, तो वो सब इतनी तेजी से फेंके जाते हैं कि वापस नहीं आते, उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। अर्थ के लिए 11.2 है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो वगैरह वर्क डन तो मिल गया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx डी। आप चेक करो, मैं सारी वही बातें लिख रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले लिखी, तो आपकी डेरिवेशन बच गई। अब फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये तो आ गया आपका वर्क डन, और ये क्या बना, GMM 1/x², पूरी डेरिवेशन वही है, -1/x, लेकिन लिमिट का है लगाएंगे अभी। अब पहले तो ऊपर से नीचे आया था, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर मतलब वो जा रहा है, पहले था इंफिनिटी से R, अब है R से इंफिनिटी, R से इंफिनिटी, ठीक है। वैल्यू रखो R और इंफिनिटी, और यहाँ पुट कर दो GMM, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस से माइनस कट गया, वर्क डन क्या आया, GMM बाय R। मुझे वर्क डन निकालना था, नहीं वेलोसिटी। कौन सी एनर्जी लगता है आपको वेलोसिटी के लिए यूज की जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ये जो आपका वर्क डन है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। वर्क डन कितना है, GMM/R इज इक्वल्स टू हाफ mv²। मास से मास को कंपेयर करो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा √GM/R, ठीक है। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है, बीई क्या है आपकी, एस्केप वेलोसिटी, बात को समझो। अच्छा, तो आपके पास बीई आ गई माइनस सॉरी √GM/R, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी अगर मैं इस फॉर्मूले को उठाऊं जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, छोटा जी होता है GM/R², तो यहाँ से GM क्या आएगा, GR², पुट करो तो एस्केप वेलोसिटी क्या बन जाएगी, GR² बाय G, यानी कि √GR।
GR² बाय R, अंडर रूट ऑफ GR। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, GM बाय R² विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ छोटा g और r। ठीक है, तो ये हुई आपकी एस्केप वेलोसिटी। जल्दी से इसको नोट करो। यहाँ हम 2 लगाना भूल गए थे बेटा, ठीक है, वो 2 लगा दिया और फॉर्मूला बन गया एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r। ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr। एस्केप वेलोसिटी इस हिसाब से g पे डिपेंड करती है, r पे डिपेंड करती है और मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, इधर आ जाओ। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्लेनेट और सैटेलाइट की। सैटेलाइट कौन है, जो प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब अगर मैं यहाँ पे बीच में सन ले लूं तो सन के लिए सैटेलाइट अर्थ सन के लिए सैटेलाइट का काम करेगा। ठीक है, अब एक केस लेके चलते हैं, देखना केस। ये सन है, ये मार्स है, और मार्स के 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डेलमोस। ठीक है, फिर से सुनो, ये है आपका मार्स, ये सन, ये फोबोस, डेलमोस। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सन के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, मार्स। मार्स के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, उसके 2 सैटेलाइट। ठीक, अब सबसे पहली चीज क्या है, ये क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब वो कक्ष जहां पर कोई प्लेनेट, कोई सैटेलाइट घूमता रहता है। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा और यहां से सोचना चालू किया भाई कि ये हो क्या रहा है। तो पहली बात तो आई, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, इनको घुमा रही है, इनको। एक बात समझ में आ गई, और क्या लग रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे लग रही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन में r, ग्रेविटेशनल फोर्स है gmm अपॉन में r। इन दोनों को इक्वेट करूं तो मेरे पास इससे रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले आएंगे, देखेंगे। अभी तो मैं आपसे बेसिक बातें कर रहा हूँ। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर ली, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ली, उन दोनों को इक्वेट करने की बात कर ली, आगे बढ़ो। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑर्बिट की, सुनो और समझो। सबसे पहले तो ये कि ऑर्बिट होता कैसा है। प्लेनेट का ऑर्बिट एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता। देखो, अब ये है क्या, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है, अंडाकार ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक। ये लो, ये क्या है और ये क्या है, मेजर एक्सिस। ये क्या है, माइनर एक्सिस। बड़ी वाली डंडी, छोटी वाली डंडी। बड़ी वाली डंडी के रेडियस को हम जनरली लेते हैं, ठीक है। वैसे आप चाहो तो उसको बड़े आर से और इसको छोटे आर से दिखा सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए मेजर एक्सिस की रेडियस को ही लेते हैं। ठीक, यहाँ पर होते हैं 2 फोकस,
उन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर ही बैठा होता है सन। फोकस के प्लूरल को फोकाई कहते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका पूरा ऑर्बिट। अच्छा, अब केपलर ने बताया था, इसलिए इसको केपलर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट का लॉ। तो कोई तुमसे पूछे प्लेनेट किस ऑर्बिट में घूमते हैं, एलिप्टिकल, उस एलिप्टिकल पाथ के अंदर दो फोकस होते हैं, वो जो दो फोकस F1 और F2 है, वहां पर बैठा हो सकता है सन, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मान लो ये अर्थ का पाथ है, जहां अर्थ चक्कर काटती, तो सन कहीं यहां बैठा होगा, ठीक। सन बहुत बड़ा है, अर्थ थोड़ी सी छोटी है, और उसके पोजीशन देखो अर्थ की कहां कहां पर है। ये 6 महीने दूरी पर है पोजीशन। सबसे नजदीक कहलाता है पी, और सबसे दूर कहलाता है ए। पेरिहिलियन, एफिलियन, ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें याद रखने की, जैसे सन और अर्थ के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है। कैलकुलेशन करते वक्त हम मान के चलेंगे कि ये फोकस ना होकर ये सर्कुलर पाथ ही है, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर मैं देखूं तो ये जो पेरिहिलियन है ये पास है, एफिलियन दूर है, किससे, सन से। अच्छा कितना पास, इस पास वाले को क्या कहते हैं, डिस्टेंस पी, आर पी, और दूर वाले को डिस्टेंस ए, आर ए। बात को समझ लो, आर पी जो है वो छोटा है आर ए से, तो जो वेलोसिटी होगी प्लेनेट की वो बड़ी होगी पी पॉइंट पर। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो यहां पर हम एक लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आप जानते हो जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी पॉइंट पे, वो दूसरे पॉइंट के इक्वल होता है। देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। एक बात बता दूं, जो प्लेनेट है उसका मास चेंज नहीं करता, किसी भी पॉइंट पे उसके मास तो कट गया। अब ये रेशियो इक्वल आ गई। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल हो तो इसका मतलब होता है उन दोनों चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। कांस्टेंट से क्या मतलब हुआ, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो जहां r ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगा। ये है आपका केपलर का पहला लॉ, ठीक है। केपलर का पहला लॉ हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है। केपलर के दूसरे और तीसरे लॉ की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।